हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताएंगे जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने आपके पैसे को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब वो 10 गुना बढ़ाने का उनका सफर कितने साल का था, आपने आपका पैसा 10 गुना कितने टाइम में बढ़ाया, और क्या आपको ऐसे फंड्स को चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर कुछ बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे उस फंड की जिसने पिछले 10 सालों में आपके पैसे को 10 गुना बढ़ा दिया है। वो फंड कौन सा है दोस्तों? 2009 में हमारा ये फंड लॉन्च हुआ था और इस फंड का नाम है प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। दोस्तों, 2009 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो इस फंड का NAV था 10 रुपए, यानी कि ये एक NFO था। अब इस NFO को 10 रुपए पे लॉन्च करने के बाद अगर हम आज 10 साल बाद इस फंड का NAV चेक करते हैं तो ये NAV एग्जैक्टली 100 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि जिस इन्वेस्टर ने इस फंड में 2009 में 1 लाख रुपए लगाए थे, आज उसका वही पैसा 10 लाख बन चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और क्या हमें ऐसे फंड्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये था 2009 में लॉन्च होने वाला एक NFO, यानी कि न्यू फंड ऑफर। तो जिन्होंने भी इस फंड में इनिशियली जब ये फंड लॉन्च हुआ इसके अंदर पैसा लगाया, उन्होंने अपने पैसे की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है इस फंड्स के साथ। चाहे वो सिप के मोड से था, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस पैसे में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि NFOs जब भी लॉन्च होते हैं तो क्या हमें NFOs अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहिए, NFO की जरूरत क्या है हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होने की। तो दोस्तों, NFO भी हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हमें NFOs जरूर कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आपका फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट पैटर्न यानी कि स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जब एक नया NFO लॉन्च किया जाता है तो उसमें NFOs में स्पेशली स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करके प्रेजेंट किया जाता है, सो दैट हम अपने इन्वेस्टर को ज्यादा पैसा दे सके। और साथ ही साथ रेगुलेटरी भी इनको तब तक अप्रूव नहीं करती है जब तक इन एग्जिस्टिंग फंड्स का मेजर डिफरेंस पुराने एग्जिस्टिंग फंड से नहीं आता। यानी कि जो भी NFO नया लॉन्च होता है उसे अपने आप को पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ता है कि वो एक डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट प्रोपोजिशन के साथ मार्केट में आ रहा है। तो इसी करके हमें NFOs को जरूर कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरी चीज दोस्तों, NFO को कंसीडर करते टाइम जिस चीज को हमें ध्यान रखना होता है वो होता है कि कुछ NFOs क्लोज एंडेड होते हैं, कुछ NFOs ओपन एंडेड होते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी पोर्शन हम अपने पोर्टफोलियो का अपने NFO में डालना चाहते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि डालना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं, आपको जरूर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका NFO ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज NFO में लेके जाना चाहिए उस पर ध्यान देना होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगर आपका प्लानिंग, पोर्टफोलियो का जो आप प्लान कर रहे हैं वो 10 साल से ज्यादा है, तो क्या NFO आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? और अगर आपका प्लानिंग 10 साल से ज्यादा है तो ऐसी किन चीजों का ध्यान रखें NFO को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते टाइम, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट हो।
तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो एनएफओ में इन्वेस्ट करते टाइम, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या उससे ज्यादा का है, आपको जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है आपका फंड मैनेजर। दोस्तों क्योंकि एनएफओ के पास कोई एग्जिस्टिंग बेस नहीं होता, उसकी पास्ट रिटर्न नहीं होती, हमें इस चीज को चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो एनएफओ फ्यूचर में कैसी रिटर्न देगा। तो उन रिटर्न्स को एक आइडिया लेने के लिए, उन रिटर्न्स का कैसी वो रिटर्न्स आएंगी, वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसका एक आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उस एनएफओ के फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, उनके पास ट्रैक को रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कि आपको एक डिसेंट आइडिया लग सकता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में से इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना परसेंटेज उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अब आपको अब तक ये पता लग चुका है कि एनएफओ को हमारे पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में एनएफओ हमारी हेल्प ही करते हैं। हमें ये भी पता लग चुका है कि एनएफओ को जब हम ऐड करते हैं तो एनएफओ की परफॉर्मेंस को जज करने का हमारे पास क्या पैटर्न है मार्केट में, किस तरीके से हम अपने एनएफओ की फ्यूचर परफॉर्मेंस की एक आइडिया या एक ग्लिम्स ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि एनएफओस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड होता है। दोस्तों बहुत से हमारे कस्टमर्स का ये कहना है कि एनएफओ आया है तो वो 10 रुपए का है, इसलिए वो सस्ता है, और एग्जिस्टिंग फंड जो मार्केट में है वो महंगे हैं, इसीलिए हमें एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये थॉट बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज जब भी जो फंड इंट्रोड्यूस होता है वो अगर हम अपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के फिलॉसफी पे चलते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर एक फंड जो 32 रुपए में हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है और हमारा लॉन्च हुआ एनएफओ सेम पैटर्न पे है, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से वो 32 रुपए और ये 10 रुपए बराबर ही एप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा रिस्क होता है जो हम अपने पोर्टफोलियो में एनएफओ ऐड करते हुए लेते हैं कि एनएफओ सस्ता होता है क्योंकि वो 10 रुपए पे लॉन्च हो रहा है, और एग्जिस्टिंग फंड महंगा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी 100 रुपए तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत थॉट है आपका, प्लीज इसे साइड रखिए। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग दोनों को बराबर ले आती है। आपका रिस्क उस फंड में इन्वेस्ट करने का यही होता है कि वो फंड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट में एनएफओ आता है तो हमें कैसे पता लगता है एनएफओ के बारे में। दोस्तों जब हम एनएफओ लॉन्च के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर तो आप मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको ये नॉलेज मार्केट में अवेलेबल पोर्टल्स या वेबसाइट के थ्रू ही मिल सकती है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस फंड हाउस से मेल आती है उनके नए एनएफओ के बारे में। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको ये नॉलेज मार्केट से गेन करनी पड़ेगी, मार्केट में जाके नए लॉन्च एनएफओ के बारे में पता करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं और आप अपने किसी एआरएन होल्डर के थ्रू इसको इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लेके आ रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपके एआरएन होल्डर की बनती है कि वो आपको मार्केट में लॉन्च नए एनएफओ के बारे में बताएं, सो दैट आप डिसाइड कर सकें कि आप किस तरीके के एनएफओ को अपने पोर्टफोलियो को इंक्लूड करने की कोशिश करें। अब दोस्तों यहां पे बात ये आ जाती है कि मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे एनएफओस लॉन्च हो रहे हैं। कुछ स्मॉल कैप के हैं, कुछ मिड कैप के हैं, कुछ मल्टी कैप के हैं, कुछ लार्ज कैप हैं, इंडेक्स फंड हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि किस तरीके का एनएफओ हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। दोस्तों इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी आपको यही सजेशन है कि सबसे पहले छोड़ दीजिए इस थॉट को
कि आपको ये एनएफओ कितने परसेंटेज का ग्रोथ देगा, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको वो पैसा कितना ग्रोथ चाहिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर माइंड, आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, अपने गोल का बेंचमार्क सेट करने पड़ेंगे कि अगर आप किसी एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं और वो चाहे क्लोज एंडेड है चाहे ओपन एंडेड है, आपको ये फंड कितना रिटर्न दे तो आप इस फंड के साथ एसोसिएट रहेंगे। Decide on this thing and it will be easier for you to pick up a NFO from the market. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आप कौन से NFO में पैसा लगाएं ये चूज करना। तो दोस्तों ये थी कुछ बात हमारे NFOs के ऊपर और मार्केट में जिन NFOs ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं या मार्केट में आज की डेट में कौन सा NFO है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा रिक्वेस्ट यही है आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना आईडी भी बना सकते हैं, वहां से भी हम आपको NFO बता सकते हैं, नहीं तो नीचे लिखे नंबर पे हमें फोन करें। थैंक यू।